हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो मैं कक्षा 9 के लिए हिंदी का मोस्ट वीवीआई प्रश्न लेकर आई हूँ। बच्चों, ये आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। ये 2023 और 2024 का मॉडल प्रश्न है। बच्चों, ऐसे से आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं प्रश्न और इससे आपके एग्ज़ाम में भिड़ने का प्रबल संभावना है। तो बच्चों, चलिए हम लोग अपने गद्यांश को पढ़कर एक एक प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करते हैं। बच्चों, आपको ना पहले समरी दिया रहेगा, उसको ध्यानपूर्वक पूरा पढ़ना है और फिर नीचे दिए गए प्रश्नों का आंसर देना है। तो चलिए, अपने एक पैराग्राफ दिया गया है उसको पढ़ते हैं और प्रश्नों का आंसर देने का प्रयास करते हैं। बच्चों, आपका जो अपठित गद्यांश रहेगा और एक पद्यांश रहेगा, तो पहले हमें गद्यांश का पाठ दिया रहेगा, तो चलिए उसको पढ़ते हैं। कहता है, हमारे देश में कई प्रकार के त्यौहार मनाए जाते हैं। इसमें कुछ धर्म से जुड़े होते हैं तो कोई नववर्ष के आगमन से जुड़े होते हैं। त्योहारों के कारण पूरा वर्ष उमंग से भरा पूरा बना रहता है। नववर्ष के आगमन के समय तो खेत खलिहान लहलहाने लगते हैं, उनकी कटाई आरंभ हो जाती है, किसान का मन भी प्रफुल्लित हो जाता है। इसी प्रकार महापुरुषों की याद में मनाए जाने वाले त्यौहार हमारे मन को देशभक्ति एवं गौरव की भावना से सरोवर कराती है। सभी त्योहारों के लक्ष्य एक ही होते हैं। हम सभी त्योहारों को मिलजुल कर बनाते हैं, साथ हर्षोल्लास के साथ बनाएं और इसमें निहित अच्छे विचारों को संपूर्ण समाज में फैलाने का मदद करें, जिससे सभी धर्मों के लोगों में एकजुटता की भावना जागृत हो सके। तो बच्चों, ऐसा ही आपको भी एक दिया रहेगा पैराग्राफ। तो ये पैराग्राफ मैंने पढ़ा, तो आई होप आपको ये पैराग्राफ समझ में आया होगा। अब नीचे प्रश्न दिए गए हैं, उसका एक एक केयरफुली से आंसर देने हैं। तो हमारा यहाँ कहता है, पहला में गद्यांश के अनुसार किसके आगमन के समय खेत लहलहाने लगते हैं। तो बच्चों, आप लोग यहाँ देख सकते हैं, नववर्ष के आगमन के समय तो खेत लहलहाने लगते हैं। तो यहाँ कह रहा है ऑप्शन में एक नववर्ष के आगमन के समय, बी नववर्ष के बीतने के समय, सी पूरे वर्ष भर, डी फसलों की कटाई के समय। तो बच्चों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नववर्ष के आगमन के समय। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा कहता है, गद्यांश के अनुसार हम सभी त्योहारों को मिलजुल कर एक साथ कैसे मनाते हैं। तो ए कटुता के साथ 9 बच्चों, बी हर्षोल्लास के साथ, सी पकवान खाने के साथ, डी नाचने के साथ। हम लोग तो हर्षोल्लास भी होते हैं, पकवान भी खाते हैं, डी नाचते भी हैं। तो बच्चों, आप लोग तो कंफ्यूज भी हो जा सकते हैं, लेकिन जो हमारा दिया है एप्रोप्रिएट जो पैराग्राफ में उसी को देना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी हर्षोल्लास के साथ। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बच्चों, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कहता है, गद्यांश का सर्वाधिक उचित शीर्षक क्या होगा। बच्चों, यहाँ अपने से सोचना है कि इसका जो एक सर्वाधिक अच्छा एक उचित क्या हो सकता है, इसका शीर्षक क्या हेडिंग हम लोग दे सकते हैं। ए देश और त्योहार, बी त्योहारों का देश, सी हमारे त्योहार, डी त्योहारों का महत्व। तो बच्चों, हमको ऐसा लगता है ना, इसका जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा त्योहारों का महत्व। ठीक है बच्चों, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा कहता है, प्रफुल्लित शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो बच्चों, जो पर्यायवाची शब्द होता है, एक समान अर्थ दिखाने वाले शब्दों को हम लोग
पर्यायवाची शब्द कहते हैं? तो इसका ऑप्शन कहता है ए खुशी, बी विषाद, सी सम्मान, डी स्वागत। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों प्रफुल्लित का वो हो जाएगा खुशी। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा दिया गया है एक प्यारा सा दिया गया है, कह सकते हैं कविता। तो एक पद्यांश दिया गया है, उसको पढ़कर 5 से 8 तक के लिए प्रश्नों का उत्तर देना है। बच्चों आप लोग पहले ना ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, तभी आप लोग जो क्वेश्चन है ना उसको देना है। लगभग 3-4 ही क्वेश्चंस रहते हैं अपठित जो भी पैराग्राफ दिया रहेगा। तो हमारा क्या कहता है, पक्षी और बादल ये भगवान के राखी हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे पानी और पहाड़ मांझते हैं। हम केवल आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध बेचती है। तो बच्चों आई होप आपको ये जो पद्यांश दिया गया है वो आपको समझ में आया होगा। तो हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं जो इसी से रिलेटेड दिया गया है। तो क्या दिया गया है, हमारा यहाँ कहता है 5 में पक्षी और बादल को किस रूप में बदलाया गया है? ए डाकिया, बी धरती, सी खुशबू, डी देश। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों वो क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए डाकिया। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ए डाकिया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं बच्चों। एक देश से दूसरे महादेश कौन जाते हैं? बच्चों एक देश से इस कविता में दूसरे महादेश कौन जाते हैं? ए फूल और पत्ते, बी पेड़ और पौधे, सी पहाड़ और पानी, डी पक्षी और बादल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों वो क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा पक्षी और बादल। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सुगंध में कौन सा उपसर्ग होगा? तो बच्चों हम लोग जानते हैं कि जो भी शब्द के आगे जो लगे रहते हैं शब्द के अंश उसे ही कहते हैं उपसर्ग। तो यहाँ जो सुगंध में है सो कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? ए स्व लगा हुआ है, बी शु, सी श्वा, डी सा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा सुगंध में जो उपसर्ग लगा हुआ है वो सु हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 8 में कह रहा है पद्यांश का उचित शीर्षक क्या हो सकता है? तो बच्चों अभी हमने एक पद्यांश पढ़ा, उसका उचित शीर्षक क्या हो सकता है? ए प्रकृति का संवाहक, बी देश और महादेश, सी पानी और पहाड़, डी पेड़ और पौधे। बच्चों ऐसे से प्रश्नों को देने के लिए ना हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले हमें अच्छे से पढ़ना पड़ेगा जो पैराग्राफ दिया रहेगा। तो आइए चलते हैं इस क्वेश्चन पर। जो इस पद्यांश दिया गया है उसका उचित शीर्षक हो जाएगा ए प्रकृति और संवाहक। ठीक है, अब हम लोग व्याकरण के पाठ पर चलते हैं जो खंड आप लोगों का ख होगा। तो हमारा यहाँ कहा गया है 9 में 11 क्वेश्चन नंबर में इनमें से सरल वाक्य का उदाहरण कौन सा होगा? तो देखो इसमें सरल शब्द क्या रहेगा तो पढ़ते हैं हम लोग। इसका जो वाक्य दिया गया है उसको और इसका आंसर देने का प्रयास करते हैं। तो कहता है ए जोर जोर से वर्षा हो रही है, बी वर्षा हो रही है और बिजली चमक रही है, सी मोहन ने कहा कि कल वर्षा होगी, डी
वर्षा हो रही है तथा लड़के खेल रहे हैं। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए। वो हो गया सरल वाक्य। बच्चों अगर हमें बी का बात किया जाए, है ना, अगर बी का बात किया जाए, बी ऑप्शन का, तो वो हो जाएगा संयुक्त वाक्य। अगर सी का बात किया जाए तो वो हो जाएगा मिश्र वाक्य। ठीक है बच्चों, इसको ना देख लीजिएगा एक बार फिर, ये जो वाक्य जितने भी हैं उन लोग को एक बार फिर से आप लोग पढ़ लीजिए। अब 12 में कह रहा है, इनमें से किस वाक्य में कर्ता के ने चिन्ह का प्रयोग सही हुआ है। तो बच्चों ए कह रहा है शिक्षक ने कहा, बी कह रहा है उसने खाना खा रही थी, ये तो हो नहीं सकता बच्चों। सी मोहन ने बाजार गया था। डी सीता ने भजन गा रही थी। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शिक्षक ने कहा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। निम्नलिखित में से साकार का विलोम पहचाने। तो ए आकार, बी निराकार, सी प्रकार, डी स्वीकार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी स्वीकार। ठीक है, तो बच्चों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी निराकार। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा कहता है कि ईंट का जवाब पत्थर से देना, मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। तो बच्चों ईंट का जवाब पत्थर से देना, ये तो बच्चा बच्चा जानता है बच्चों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए कड़ा प्रतिरोध करना। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं 15 नंबर में। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एक वचन है। ए आंसू, बी प्राण, सी दर्शन, डी आकाश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों डी आकाश। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं 16। औपचारिक पत्र में इनमें से कौन सा विकल्प नहीं होगा। तो बच्चों औपचारिक में कौन सा इसमें नहीं होगा। ए अभिवादन, बी दिनांक, सी पता, डी विषय। बच्चों एक ये क्वेश्चन है, उसको मैं आप लोगों के लिए होमवर्क में देती हूँ, उसको कहीं से भी बच्चों आप लोग को खोज के और मैं कमेंट करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। निबंध लेखन के अंतिम चरण को क्या कहते हैं। तो बच्चों ए आरंभ, बी मध्य, सी उपसंहार, डी विस्तार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों सी उपसंहार। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है संवाद में कौन से अंश आवश्यक होते हैं। ए केवल विचार, बी केवल नाम, सी केवल समय, डी नाम भाषा और गतिविधि। बच्चों यहाँ जो गतिविधि यहाँ होगा गतिविधि। ठीक है, गतिविधि यहाँ होगा, थोड़ा सा कट गया है, गतिविधि होगा। गतिविधि होगा। ठीक है, अब इसको हम लोग का जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों वो होगा डी नाम भाषा और गतिविधि। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बच्चों हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है वो है एक जो आप लोग पुस्तक में ही पढ़े हैं उसी से एक दिया जाएगा पैराग्राफ, उसके प्रश्नों को पढ़कर उसका जो पैराग्राफ है उसको पढ़कर प्रश्नों का उत्तर देना है। तो हमारा निर्देश क्या दिया गया है, प्रस्तुत पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 19 से 22 तक के लिए सही उत्तर का चयन करें। तो यहाँ 19 से 22 तक के लिए सही उत्तर का चयन करना है। तो हमारा जो पैराग्राफ है वो कहता है एक काले माथे वाली चतुर चिड़िया श्वेत पंखों के झपाटे मार फौरन टूट पड़ती है भरे जल के हृदय पर। एक उजली चटुल मछली चोंच पीली में दबाकर
दूर उड़ती है गगन में। तो बच्चों ऐसा प्यारे प्यारा सा आपको पढ़ने के लिए दिया रहेगा और उसी से आपको प्रश्नों का जवाब देना है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। ए, चिड़िया के माथे का रंग कैसा था बच्चों? तो अभी हम लोग पढ़े उसमें देखें कि चिड़िया का जो रंग था माथे का वो काला था, पीला था, सफ़ेद था, हरा था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ए, काला। बी में कहता है कवि ने चतुर किसे कहा है? ए, मछली को, बी, चिड़िया को, सी, बादल को, डी, पानी को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, चिड़िया को। ठीक है बच्चों, अब 21 में कहता है चिड़िया मछली को किस तरह पकड़ती है बच्चों? ए, दौड़ाकर, बी, गोता लगाकर, सी, डुबकी लगाकर, डी, झपाटा मारकर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, दौड़कर, बी, गोता लगाकर, सी, डुबकी लगाकर, डी, झपाटे मारकर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों डी, झपाटे मारकर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 22 है। तो ये कहता है गगन का पर्यायवाची कौन नहीं होगा बच्चों? जो इसमें दिया गया है ए, आकाश, बी, नभ, सी, वसुधा, डी, आसमान। तो ए का मतलब तो गगन ही होता है, नभ का मतलब भी गगन होता है, आसमान का मतलब भी गगन ही होता है। लेकिन बच्चों सी में दिया गया है वो वसुधा का मतलब होता है धरती। ये भी पूछ सकता है बच्चों कि वसुधा का पर्यायवाची शब्द क्या हो सकता है? तो इसका क्या होगा? वसुधा का धरती। तो इसमें बोल रहा है गगन का पर्यायवाची शब्द नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, वसुधा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, अब यहाँ हमारा नेक्स्ट पार्ट है वो क्या है? वो हमारा निर्देश दिया गया है निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प का चयन कीजिए। तो हमारा 23 में कहता है बच्चों साखियाँ एवं शब्द पाठ के आधार पर दिए गए पदों उनके तत्समक रूप दिए गए हैं। ठीक है बच्चों, इनमें गलत विकल्प का चयन करें बच्चों। तो एक दिया गया है पखा पखी का मतलब पशु पक्षी होता है, बी, अनंत का मतलब अनंत होता है, सी, निरपक्ष का मतलब निष्पक्ष होता है, डी, दोनों का मतलब दोनों होता है। तो इसमें ऐसा वर्ड चुनना है बच्चों जो उसमें सुइटेबल नहीं हो। तो ये तो ठीक है, अनंत का अनंत होता है, निरपक्ष का निष्पक्ष होता है, निष्पक्ष होता है, डी, दोनों का मतलब दोनों होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, पखा पखी का मतलब पशु पक्षी नहीं होता है बच्चों। ठीक है, अब हम लोग 24 की ओर बढ़ते हैं बच्चों। अब ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है, सिर्फ 2-3 मिनट और देखते हैं। 24 वाक्य पाठ के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है? ठीक है, तो यहाँ हमारा दिया गया है ए, भव सागर पार करने के लिए कवित्री प्रभु भक्ति को आवश्यक नहीं मानती, बी, भोग त्याग के बीच मध्यम वर्ग मार्ग अपनाना चाहिए, सी, कवित्री उत्तराई के रूप में रुपये देना चाहती है, डी, कवित्री के अनुसार ईश्वर स्थान विशेष का वासी है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों जो वाक्य में है सो सही शब्द क्या कहा गया है बी, भोग और त्याग के बीच मध्यम वर्ग अपनाना चाहिए। बच्चों अगर आप लोगों को मेरे बताए हुए जितने भी सवाल हैं वो सब अगर आप लोगों को पसंद आता होगा तो बच्चों इस वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। बच्चों आप लोगों को इसी तरह मैं और आगे भी पढ़ाती रहूँगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है यहाँ 25 में कैदी और कोकिला कविता के अनुसार मोहन के व्रत द्वारा किसकी ओर संकेत किया गया है? तो बच्चों जो कैदी और कोकिला जो आप लोगों को कविता दिया गया है उसमें मोहन के व्रत पर किसकी ओर संकेत किया गया है? ए, कृष्ण की ओर, बी, मोहनदास करमचंद गांधी की ओर, सी, कैदी की ओर, डी, कोयल की ओर। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा बी हो जाएगा बच्चों मोहनदास और करमचंद गांधी की ओर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। मेघ आए कविता के अनुसार धूल किसकी
प्रतीक है? ए युवक का, बी युवती का, सी पाहुन का, डी नदी का। तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों बी युवती का। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हुआ और हम लोग बढ़ते हैं। तो बच्चों हमारा यहाँ पैराग्राफ दिया रहेगा, उसको पढ़ कर अच्छे से, इसको तो आप लोग बार बार पढ़े होंगे ना, तो आप लोग तो अच्छे से जानते होंगे, तो हम भी एक बार पढ़ देते हैं। निर्देश दिया गया है कि इस गद्यांश को पढ़कर हमें 27 से 30 तक के लिए सही उत्तर का चयन करना है। ठीक है बच्चों, कहता है गधे को कभी क्रोध करते नहीं सुना न देखा, जितना चाहे गरीब को मारो, चाहे जैसी खराब सड़ी हुई घास सामने डाल दो, उसके चेहरे पर कभी असंतोष की छाया भी नहीं दिखाई देगी। वैशाख में चाहे एक आध बार कुलेल कर लेता हो, पर हमने तो कभी खुश होते नहीं देखा। उसके चेहरे पर एक विषाद अस्थायी रूप से छाया रहता है। सुख दुख लाभ हानि किसी भी दशा में उसे बदलते नहीं देखा। ऋषियों मुनियों के जितने गुण हैं, है ना बच्चों, ऋषि मुनियों का जितने भी गुण हैं वे सभी उसमें पराकाष्ठा को पहुंच गए हैं, पर आदमी उसे बेवकूफ़ कहता है। इतना अनादर हमने कभी नहीं देखा। तो बच्चों यहाँ एक जो आप लोगों को दो बैलों की कथा है जो फर्स्ट चैप्टर में ही, उससे ये पैराग्राफ लिया गया है। बच्चों आप लोगों के एग्ज़ाम में भी ऐसे ऐसे ही पैराग्राफ दिया रहेगा। ठीक है, अब इतना छोटा छोटा रहेगा बच्चों, आप लोग तो जान ही ना जाएंगे। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बच्चों, हमारे यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन जो अभी पैराग्राफ दिया गया था उसी से है। तो कहता है यहाँ मेरे, नहीं बच्चों ये दूसरा है, सॉरी मैं उसको पहले लाती हूँ। बच्चों वो नहीं मिला, इसीलिए इसे ही अभी हम लोग कर लेते हैं, है ना। तो कह रहा है यहाँ, कह रहा है हमारा प्रश्न क्या कह रहा है, आइए पढ़ते हैं। मेरे बचपन के दिन पाठ के अनुसार महादेवी वर्मा को उनकी माता जी ने सबसे पहले किस ग्रंथ को पढ़ना सिखलाया था? ए रामायण, बी महाभारत, सी पंचतंत्र, डी गीता। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, जो महादेवी वर्मा को उनकी माता जी थी, सो सबसे पहले उसे पंचतंत्र पढ़ाने के लिए सिखलाए थे। ठीक है, 35 में कहता है हमारा क्वेश्चन, जूता हमेशा टोपी से कीमती रहता है। ठीक है बच्चों, ये तो आप लोग भी जानते होंगे ना कि जूता हमेशा टोपी से कीमती ही रहता है, कितनों भी पैर पर पहना जाए। यह पंक्ति किस पाठ से लिया गया है? तो यह पंक्ति है तो ए दो बैलों की कथा से, बी प्रेमचंद के फटे जूते से, सी सांवले सपनों की आद, डी मेरे बचपन के दिन। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ये होगा प्रेमचंद के फटे जूते। ठीक है, 36 में हम लोग चलते हैं। 36 में हमारा प्रश्न कहता है मेरे संग की औरतें पाठ में लेखिका की नानी ने अपने पति के मित्र प्यारे लाल से अपनी पुत्री के लिए कैसा वर ढूंढने का आग्रह की थी? हाँ बच्चों, जो मेरे सॉन्ग की औरतें हैं उसमें नानी ने अपने पति के मित्र प्यारे लाल से अपनी पुत्री के लिए कैसा एक वर, उसके लिए दुल्हा ढूंढने का आग्रह किया था? ए वकील, बी डॉक्टर, सी आज़ादी का सिपाही, डी शिक्षक। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा सी आज़ादी का सिपाही। बच्चों अब तो ऐसा तो ख़त्म ही हो जा रहा है ना कि आज़ादी का सिपाही अपने पुत्री के लिए ढूंढ रहा है। अभी तो चाहता है कितना एकदम अमीर अमीर सा हम मेरे पुत्री के साथ विवाह कर ले। लेकिन देखो उसमें जो मेरे संग की औरतें में नानी थी वो है सो एक कैसी जोशीला एक लेडीज़ थी जो अपने पुत्री के लिए एक आज़ादी का सिपाही खूंखार एक अपने देशभक्ति से
पूरा जुड़े हुए रहने के लिए अपने पुत्री के लिए ऐसा एक वर ढूंढना चाह रही थी। तो बच्चों इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, आज़ादी का सिपाही। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। 37 में रीढ़ की हड्डी एकांकी के रचनाकार निम्नलिखित में से कौन सा है? ए फणीश्वर नाथ रेणु, बी मृदुला गर्ग, सी जगदीश चंद्र माथुर, डी शमशेर बहादुर सिंह। तो मुझे लगता है बच्चों फणीश्वर नाथ रेणु है ना। तो इसको एक बार आप लोग रिचेक कर लीजिएगा, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों हम लोग। 39 में कह रहा है निम्नलिखित में से किस पाठ में विस्थापन का दर्द है? बच्चों इसमें कौन सा पाठ है जिसमें विस्थापन का मतलब एक जगह से दूसरे जगह जाने का एक दर्द है, एक कराह है? ए रीढ़ की हड्डी, बी मेरे संग की औरतें, सी माटी वाली, डी किस तरह आखिरकार मैं हिंदी में आया। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी माटी वाली। 40 में कह रहा है हमारा माटी वाली पाठ में किस शहर का वर्णन है? ए टिहरी, बी कोलकाता, सी हरिद्वार, डी पटना। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ये है टिहरी। माटी वाली में इसी शहर का वर्णन है, ठीक है बच्चों। आई होप आपको ये जो 35 क्वेश्चन थे बच्चों लगभग वो आपको समझ में आया होगा। बच्चों अगर आपको ये सारे प्रश्न समझ में आए होंगे तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के व्हाट्सएप में भेज दीजिएगा। बच्चों ये आपको एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत 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 महत्वपूर्ण है। बच्चों आपके ऐसे ऐसे ही ना एग्ज़ाम आपके ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आने का प्रबल संभावना रहता है। तो तब और मिलते हैं बच्चों ऐसे ही वीडियो में, ठीक है बच्चों। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।